गांव रामपुर की सर्द हवा उस दिन कुछ अलग ही थी। रात को जैसे हवा में सिर्फ ठंड नहीं बल्कि एक सन्नाटा, एक उदासी, एक अकेलापन भी घुला हो। गांव के घरों में चूल्हे जल रहे थे, रोटियों की खुशबू थी, रजाइयां खनक रही थीं। लेकिन गांव के किनारे, जहां रास्ता कच्चा है और 2 कदम बाद घना सन्नाटा, वहां एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी खड़ी थी, मानो हवा के डर से खुद में सिमटी हुई। उसी झोपड़ी में रहती थीं 2 बहनें, बड़ी बहन मीरा और छोटी बहन आरती। दोनों बहनें मिट्टी के बर्तन बनाकर जैसे तैसे अपना पेट पालते थे। उनके झोपड़ी में दीवारें थीं लेकिन सुरक्षा नहीं, छत थी लेकिन मजबूती नहीं थी, 2 कंबल थे लेकिन ठंड अब भी शरीर चीरती थी। दीदी देखो ना, देखो मेरी उंगलियां नीली हो गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बर्फ का सांप मेरे हाथों पर लिपट गया हो। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर रात और ठंडी हो गई तो क्या होगा? क्या हम सो पाने लायक भी बचेंगे? आरती सुन, मैं हूं ना, जब तक मेरे शरीर में सांस है मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। हमने इससे भी बुरे दिन देखे हैं। याद है जब माँ और बापू चल बसे थे, उस दिन लगा था कि दुनिया खत्म हो गई, लेकिन हम खड़े रहे थे ना, तो आज भी खड़े रहेंगे। पर दीदी, उस दिन हमारे पास सुरक्षित घर था, लोग थे हमारे साथ, लेकिन अब तो बस ये टूटी झोपड़ी है। हवा अंदर आ रही है, जमीन ठंडी है और कंबल हमारे बीच भी पूरा नहीं होता। घर दीवारों से नहीं होता, घर उस इंसान से होता है जिसके साथ बैठकर डर बांट सको, और वो मेरे लिए तू है। हमारा घर ये झोपड़ी नहीं, तू है, समझी? वो तो है ही दीदी, लेकिन मैं कभी कभी ये भी सोचती हूँ कि अगर भगवान हमें देख रहे हैं तो वो हमें ऐसी ठंड में अकेला क्यों छोड़ देते हैं? हमारे साथ क्यों कभी चमत्कार नहीं करते? शायद भगवान भी चाहता है कि हम मजबूत बने। कभी कभी वो हमें दुनिया की बुराई दिखाता है ताकि हम समझ सकें किसका साथ असली है और कौन सिर्फ बुरे नज़र का भूखा है। हम अकेले नहीं हैं आरती, हम बस परखे जा रहे हैं। दोनों बहनें बहुत मुश्किल से अपना जीवन बिता रही थीं। उनके माता पिता के गुजर जाने के बाद उनके जीवन में बहुत सी कठिनाई आ गई थी, और अब ये ठंड का मौसम भी उनके लिए एक चुनौती थी। पर गांव वालों ने भी कभी भी उनके ऊपर दया नहीं दिखाई थी। अगली सुबह जब दोनों बहनें बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लाने जाते हैं, तब कुछ गांव वाले उनको देख के चिढ़ जाते हैं। देखो देखो, फिर से ये अनाथ बहनें गुजर रही हैं। कपड़े फटे, बाल उलझे, आंखों में रोना, अजीब ही बोझ हैं गांव पर। उन्हें देखते ही पूरा दिन बेकार जाता है। कितने मनहूस हैं ये दोनों, इनसे दूर रहो, इनकी किस्मत खराब है। जिसके पास माँ बाप तक ना बच पाए, उनकी तकदीर भला किसी और को क्या देगी? पता नहीं इन मनहूसों को मुखिया जी ने गांव में रखा ही क्यों है। दोनों बहनें गांव वालों की बात सुनकर उदास हो जाती हैं। उनकी बातों में सच कम, जहर ज्यादा था। दोनों बहनें उनकी बातों को फिर अनसुना करके अपने काम के लिए निकल गईं। लेकिन उनके गांव में एक जहर से भी जहरीला आदमी था, सेठ रूपचंद बनिया। एक दिन मीरा चावल मांगने नहीं, उधार वापस चुकाने गई थी। अच्छा, तो आखिर आ ही गई। सोचा था तुम दोनों तो गायब ही हो गई। चलो बताओ अब क्या चाहिए? रूपचंद जी, पिछले महीने का उधार चुकाना था, लेकिन हम पूरी रकम नहीं ला सके। थोड़ा समय और दे दीजिए। हम अच्छी जगह तलाश रहे हैं जहां हम अपने बर्तनों को अच्छे दाम में बेच सके। अरे ये बर्तन बेच के कितना ही कमा लोगी? और तुम दोनों कितना कोशिश करती हो अपना घर अच्छे से चलाने की, लेकिन कोशिश सही दिशा में भी तो होनी चाहिए। तुम चाहो तो मेरे घर आ सकती हो, काम भी मिलेगा और रात की ठंड भी। रूपचंद जी, काम दिन में होता है, रात में कैसा काम कराएंगे आप? क्या बोलना चाहते हो? समझदार लड़की हो, सब समझती हो। जिंदगी में बचने के लिए कभी कभी लोगों से तालमेल रखना पड़ता है, वरना लोग कुचल देते हैं। और वैसे भी तुम दोनों को तो गांव के कई लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं। एक मैं ही हूँ जो तुम दोनों का मोल जानता हूँ।
मीरा ने बात नहीं बढ़ाई। मीरा समझ गई रूपचंद क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। मीरा को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो चुप रही और वहां से निकल आई। अब रात गहराती गई, ठंड और तेज हो गई। हवा झोपड़ी को हिला रही थी और इसी बीच दरवाजे पर दस्तक हुई। मीरा बाहर आई तो देखा कि गांव का एक व्यक्ति केशव आया हुआ था। केशव भैया, आप यहाँ इतनी रात को? हाँ तो अब और क्या करूं, आने को मजबूर जो कर दिया तुम लोगों ने। अरे मुझे गांव के लोगों ने बोला था कि ये दोनों बहनें किसी काम की नहीं हैं, फिर भी पता नहीं क्यों मैंने किसी की बात नहीं सुनी और तुम दोनों से काम करवाया। केशव की आवाज सुनकर आरती भी बाहर आ जाती है। अरे केशव भैया, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? हम आपका ही काम कर रहे थे। आपको मिल जाएंगे आपके मटके, हमें बस और कुछ दिन दीजिए। हाँ भैया, आपने हमसे मटका खरीदने को सोचा, ये हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन मटके इतनी जल्दी कैसे बनेंगे? दिन में ज्यादा धूप नहीं निकल रही है इन दिनों, तो मटके हम बना भी लेंगे तो सूख नहीं पा रहे, इसलिए देर हो रही है। अरे मैंने पहले ही बता दिया था तुमको कि मुझे 1 हफ्ते में चाहिए, लेकिन अब 10 दिन होने को है। अरे मेरे समय का भी तो कोई महत्व है। मुझे मेरे मालिक ने बोला था कि मटका 1 हफ्ते में चाहिए, लेकिन तुम लोगों के वजह से मुझे गाली सुननी पड़ रहा है। तुम लोग दिन रात काम करो और मुझे मेरे मटके दे दो, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे। भैया, आप इतना कठोरता क्यों दिखा रहे हैं? हम कर तो रहे हैं, हमसे जितना बन पड़ता है। हम रात को चाहकर भी काम नहीं कर पाते, हमें ठंड लगती है, हमारे पास पहनने को गर्म कपड़े भी नहीं हैं, बस 2 फटी हुई कंबलें हैं। आप हम पर एहसान कीजिए, हम जल्दी जल्दी बना देंगे मटके, आप पैसे मत काटिए। सुनो मीरा, मेरे सामने भावुक होने की जरूरत नहीं है। मैं भी कर्मबद्ध हूँ, मुझे भी मेरे मालिक को जवाब देना होता है। वे मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं। मैं अब इसमें कुछ नहीं कर सकता। मटका कल देना है तो दो, नहीं तो मुझे मजबूरन दूसरे गांव से बनवाना होगा। ऐसा मत कीजिए भैया, आप हम पर दया कीजिए। हमने पहले ही कुछ मटके बना लिए हैं और मटके बनाने के लिए मिट्टी भी तैयार किया है। आप बस कुछ दिन दे दीजिए। नहीं नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं जानता और अब इसके बारे में बहस भी नहीं करनी है मुझे। कल तक पूरे 30 के 30 मटके मिल जानी चाहिए। ये बोल के केशव वहां से चला जाता है और दोनों बहनें घर के भीतर चिंता में बैठ जाती हैं। दीदी, अब क्या होगा? हमने तो बस कुछ ही मटके बनाए हैं। कल केशव भैया को पूरे 30 मटके देने होंगे, नहीं तो वो हमें पैसे नहीं देंगे और इतने दिनों के मेहनत और समय बर्बाद हो जाएगा। वैसे ही हमारे पास बहुत से उधारी है। मैं समझ रही हूँ बहन, लेकिन अब चिंता नहीं, काम करना होगा। आजकल कोई किसी की परेशानी नहीं देखता, सबको अपना फायदा चाहिए। और वैसे भी गांव के ज्यादातर लोग तो हमें मनहूस ही मानते हैं। पता नहीं दीदी, हमारी किस्मत खराब है या हमारे भगवान द्वारा परीक्षा ली जा रही है। ये सब छोड़ बहन, आज पूरी रात काम करना होगा ताकि कल सुबह केशव भैया को पूरे 30 मटके दे सके। तुम मेरी थोड़ी सी मदद करके सो जाना, तुझे रात तक मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, मैं सब संभाल लूँगी। नहीं दीदी, मैं भी आपके साथ रात भर काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दीदी, मटके कल तक सूखेंगे कैसे? ये तो नामुमकिन है दीदी। सब होगा, मैंने सोच लिया है। मेरे पास एक नया विचार आया है। धूप नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम आग में गीले मटकों को सुखा लेंगे। देखना, कल तक हो जाएगा, भगवान हमारे साथ हैं। ये बोल के मीरा मटके बनाने के काम में लग जाती है और आरती भी मीरा का साथ देती है। दोनों बहनें पूरी रात मटके बनाते और आग के सामने सूखने रख देते। ऐसे ही दोनों बहनें पूरी रात मेहनत करते हैं। रात की हवा ने जैसे आखिरी सांसें ली थीं, पर झोपड़ी के बाहर 2 शरीर थके हुए पर हौसले जिंदा। दोनों बहनों ने रात भर काम किया था,
बिना नींद के, बिना आराम के, सिर्फ मिट्टी और उम्मीद के बीच टिके रहे। मटके एक के बाद एक तैयार हुए। कुछ पर दरारें थीं, कुछ थोड़े अधूरे थे, पर सब काम पूरा हुआ। रात खत्म हुई, लेकिन थकान इतनी कि जैसे पेट के अंदर कोई पत्थर रख दिया गया हो। मीरा और आरती एक दूसरे का सहारा बनकर बैठी थीं। दोनों आंखों में नींद के अल्फाज, पर मुस्कान आंसू से भी मधुर। दोनों कुछ समय बाद थके हारे घर के भीतर गए। आरती, हमने कर दिखाया। पूरी रात बिना सोए मेहनत की, पर काम पूरा हो गया। तू देखना, धीरे धीरे हमारी थकान भी कम होगी और ये मटके बेचकर रोटी मिल जाएगी। थोड़ी देर बैठकर तबीयत संभाल लें। मैं आग को अब बुझा देती हूँ। दीदी, मेरे हाथ थक गए हैं, सीना कुछ भारी सा लग रहा है, पर आपके जज्बे और तरकीब से हमने मटके तैयार कर लिए। अब बस केशव भैया को मटके देके उनसे पैसे लेके उधारी चुकानी है। हाँ बहन, ये तो है, लेकिन ये अकेले मुझसे संभव नहीं था। अगर तू नहीं होती तो मैं कुछ नहीं कर पाती। लेकिन बहन, तू कमज़ोर सी दिखाई दे रही है। तू पहले आराम कर, मैं जल्दी लौटती हूँ। अपनी दीदी के कहने से आरती थोड़ा चारपाई पर लेट गई और उसने आंखें बंद कर लीं, पर नींद नहीं आई। उसका चेहरा पीलापन लिए था, जैसे चेहरे से रंग ही उड़ गया हो। वो खुद को झकझोर कर लेटी रही, क्योंकि बेचैनी से हर पल बढ़ रही थी। सूरज की किरणें अब तेज हो चुकी थीं, पर दोनों बहनों के अंदर सर्दी अभी भी ज्यों की त्यों थी। ठंडी हवा जैसे आरती की हड्डियों में उतरती जा रही थी। मीरा ने सारे मटके एक जगह रखा और राघव का इंतजार किया। कुछ समय बाद केशव एक आदमी को लेकर आया और सारे मटके एक ठेले में रखवाए और गौरी को पैसे दे दिए। मीरा, मैं अभी ये ले जा रहा हूँ, लेकिन अगर मटके ढीले लगे तो मुझे मालिक से डांट पड़ सकती है, तो इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो पैसे वापस करना होगा। और हाँ, गांव वालों का कहना है कि ठंड बहुत भयंकर होगा इस बार, तो मैं कहता हूँ कि अभी से मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा मटके बना लेना, ताकि कड़ाके की ठंड में काम ना करना पड़े। भैया, मटके हमने बहुत अच्छी मिट्टी से बनाई है और बहुत समय लगाकर हमने मटकों को अच्छे से सुखाकर मजबूती दे दिया है, तो आप परेशान मत होइए। और धन्यवाद, आपने हमसे मटके खरीदे और हमारे बारे में सोचने के लिए। केशव ने सारे मटके ठेले में ले चला गया। और मीरा घर के भीतर जाकर देखती है कि आरती की सांसें अब अनियमित होती जा रही थी। बहन, तेरी तबीयत तो और भी बिगड़ रही है। कल रात की ठंड की वजह से तुझे सर्दी लग गई है, शायद इसीलिए ये हुआ है। मैं जाके वैद्य जी से तेरे लिए दवाई ले आती हूँ। नहीं दीदी, मैं ठीक हूँ, मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं है। दवाई में बेकार पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगी। मीरा का मन नहीं मान रहा था, लेकिन फिर भी गरीबी के हालत के मारे वो आरती की बात मान लेती है। लेकिन दिन बीतते ही शाम को आरती की ठंड और बढ़ती गई। उसके होंठ नीले पड़ने लगे, चेहरा अगल बगल टेढ़ा सा हो गया। गौरी ने तुरंत उसके माथे पर हाथ रखा, बुखार की गर्मी को ठंडा करने की कोशिश करते हुए। आरती, बोलो कुछ, मेरी आंखों में देखो। क्या तुझे तेज बुखार है? बताओ, क्या तुझे दर्द हो रहा है? आरती ने अपनी दीदी के छूने पर आंखें खोली और कहा, दीदी, सिर में आग सी जल रही है, लेकिन शरीर में ठंड और ज़्यादा लगती है। मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरे दांत कट-कट कर रहे हैं और शरीर बहुत दर्द कर रही है। मीरा की आंखों से आंसू छलक आए, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वे लोग कम उम्र के और ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो इसीलिए उनको बुखार को कम करने के लिए क्या क्या करना होता है वे नहीं जानते थे। ठीक है, मैं ठीक कर दूंगी। तू यहाँ बैठ, मैं पानी गर्म करके लाती हूँ।
थोड़ा मालिश कर दूंगी और फिर मैं वैद्य जी को बुला लाऊंगी। मीरा ने लकड़ी जलाकर पानी गर्म करी और उसको गर्म पानी से मालिश दी, पर गर्म पानी से भी आरती की ठंड कम नहीं हुई। उसका शरीर कांप रहा था और हर सांस कठिनाई से आ रही थी। गौरी ने आरती का तापमान उसके माथे पर मापा। माथे पर पसीना और बुखार का संकेत साफ था। आरती, तू मेरी बहन है और मैं तुझे किसी भी हालत में तकलीफ होने नहीं दूंगी, और मैं अभी वैद्य जी के घर जाकर उनको ले आती हूँ। तू बस थोड़ा सब्र रखना। मीरा जल्दी जल्दी रात को ही वैद्य के घर उनको बुलाने जाती है। किस्मत अच्छी थी कि वैद्य जी घर पर ही थे। जब वैद्य जी को मीरा अपने साथ ले जा रही होती है, तब गांव के कुछ बिगड़ैल युवक उनसे गलत व्यवहार करते हैं। ओहो, देखो तो ये सब क्या हो रहा है हमारे गांव में। लोग अब अपना घर चलाने के लिए अपने पिता के उम्र के लोगों से रिश्ता रखने लगे हैं। हाँ भाई, सही बोल रहे हो। अगर हमें भी ऐसा अवसर मिले तो हम भी चाह रखेंगे। गौरी पहले ही अपने बहन को लेके बहुत परेशान थी और अब ये सुन के गौरी को बहुत गुस्सा आया और उनके तरफ गुस्से में गई और बोली, अरे ओ रोजगार वाले पुरुषों, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है क्या? किसी की मजबूरी ना समझ के किसी पर गलत इल्जाम लगाते हुए। अगर मेरी जगह तुम्हारी बहन होती और वो भी मुश्किल हालत में होती तो क्या उसे भी ऐसे ही बोलते? क्या यही सिखाया है तुम्हारे घर वालों ने? गौरी की ऐसी बातें सुन के दोनों युवक शर्म के मारे चुप हो गए और गौरी और वैद्य फिर से गौरी के घर की ओर निकले। कुछ समय बाद जब वैद्य और गौरी घर पहुंचे, तब लक्ष्मी की हालत बुखार के चलते बहुत खराब हो गई थी। वैद्य जी ने तुरंत लक्ष्मी को देखा और उसे कुछ दवाई पिला दी और कुछ दवाई आगे के लिए दे दी। बेटी मीरा, तू अब चिंता मत कर। तेरी बहन अब जल्दी ठीक हो जाएगी। बस उसे ज्यादा ठंडी लगने मत देना और कुछ दिन तक गर्म पानी ही पिलाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। आप बताएं आपका कितने पैसे हुए? अरे नहीं बेटी, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। तुम दोनों गांव की बेटियां हो तो मेरी भी बेटी जैसी ही हो। और हाँ, आज मुझे तुम्हारी साहस देखते बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत साहसी हो और ऐसे ही साहस से अपना और अपने बहन का साथ बनाए रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी। आप जैसे लोगों की वजह से ही तो इस गांव में रहने में अच्छा लगता है, नहीं तो हमें तो बहुत से लोग देखना भी पसंद नहीं करते। चलिए वैद्य जी, मैं आपको आगे छोड़कर आती हूँ। नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा। तुम बस अपने बहन का ध्यान रखो और हाँ, उसे ठंड लगने मत देना। वैद्य वहां से चला जाता है और गौरी लक्ष्मी को अपना कंबल भी उड़ा देती है और रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है। कुछ समय बाद गौरी लक्ष्मी के लिए खाना लाती है। दीदी, तुमने मेरी जान बचाई। मैं डर गई थी। धत पगली, बुखार से भला किसी की जान जाती है क्या? अब तू ठीक हो जाएगी। ठीक है दीदी, लेकिन ये बताओ कि दवाइयों में पैसे कितने गए और उधारी चुकाने लायक पैसे बचे या नहीं? ये सब चिंता मत कर, वैद्य जी ने पैसे नहीं लिया और अब से मैंने सोचा है कि तू ठंड में ज़्यादा काम नहीं करेगी। तुझे बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है, तू ऐसे बीमार पड़ती है तो मेरा दिल कांप उठता है बहन। नहीं दीदी, मैं ऐसे आराम से बैठ के तुम्हें दिन रात काम करने नहीं दूंगी। मेरी भी इस घर के प्रति कोई दायित्व है। अच्छा अच्छा, ठीक है बहन, तुझसे भला कोई जीत सकता है, लेकिन ध्यान रखना तुझे ज्यादा ठंड लग ना पाए, नहीं तो तेरी हालत कभी भी बिगड़ जाती है। अगली सुबह मीरा रसोई के चूल्हे पर खिचड़ी हिला रही थी, पर उसका दिल कहीं और था। उसको अपनी बहन के लिए अब भी चिंता हो रही थी। लेकिन कुछ ही देर बाद ठक, दरवाजे पर दस्तक गूंजी। आरती चौंकी। मीरा ने जल्दी से पल्लू सीधा किया और दरवाजा खोला। दरवाजे पर कैसब खड़ा था
और उसके पीछे एक सादे लेकिन गरिमामय कपड़े पहने उम्रदाज आदमी खड़े थे। उस आदमी के चेहरे पर वर्षों का अनुभव, पर दिल में अभी भी लोगों को पहचानने की नमी थी। मीरा, मैं इनको लेकर आया हूँ। ये मेरे मालिक हैं, कुंवर प्रताप सिंह। जो मटके तुमने हमें दिए थे वो इन्हें बहुत पसंद आए। नमस्कार मालिक जी, अंदर आइए। मालिक जी झोपड़ी के भीतर तो नहीं गए, लेकिन उन्होंने झोपड़ी के चारों ओर नजर दौड़ाई और अनुभव किया कि दीवारों में दरारें थीं, फर्श मिट्टी का, छत पर घास की चादर, लेकिन हवा में मेहनत की महक थी। बेटी, तुम्हारा काम बहुत महीन है। मटके मजबूत भी हैं और सुंदर भी। हमारे दही के कारोबार में ऐसे मटके खास काम आते हैं। दही मिट्टी के बर्तन में ही ठीक से जमता है। काफी जगह ढूंढी, पर तुम्हारे जैसा मटके बनाने वाली हाथ नहीं मिला। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी भी बाहर आती है। लक्ष्मी की हालत अब भी ठीक थी, कमजोरी थी, लेकिन ठाकुर को सम्मान देने के लिए वो भी अपनी दीदी के पास खड़ी रही। हमने तो बस जरूरत में काम किया था मालिक जी। हमारे पास बहुत साधन नहीं, बस दिल और मेहनत है। अगर आपको इतना पसंद आया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही तो असली पूंजी होती है बेटी, बाकी सीख सीख कर मिल जाता है। तुम दोनों बहुत मेहनती हो और काबिल और संस्कारी भी, इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। मालिक, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? मैं साफ साफ बोलता हूँ, अगर तुम राजी हो तो अभी से हम हर महीने 300 मटके तुम बहनों से खरीदेंगे। कीमत हम देंगे और तुम लोग तय करोगे। मीरा ने अविश्वास में आंखें उठाईं और आरती की आंखों में चमक आ गई। 300 मालिक जी, हम 2 ही लोग हैं, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। अगर आप वादा करें कि हमारे काम का आप अच्छा कीमत दोगे और हमें हमारे काम के लिए इज्जत दोगे, तो हम अपनी पूरी जान लगा देंगे। ठाकुर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो नम्रता से बोला, हाँ हाँ बेटियों, इज्जत पहले पैसे बाद में। हम तुम दोनों को अपना परिवार समझेंगे और कभी भी पैसों की कमी नहीं होने देंगे। तुम लोग चिंता मत करो, मुझे मेहनती और अच्छे दिल के लोग बहुत पसंद हैं और तुम दोनों भी उन्हीं में से हो। ठाकुर की यही बात मीरा के दिल में उतर गई। वो और आरती बहुत खुश हो गए। तुम दोनों चिंता मत करो, मैंने तुम दोनों के बारे में इन्हें सब बता दिया है, इसीलिए इन्होंने तुम्हारे घर आकर बात की। ये अपने ईमान के बहुत पक्के हैं और कभी किसी गरीब का बुरा नहीं चाहते, बस समय के पक्के हैं बहुत। शुक्रिया केशव भैया, आपने हम पर ये बहुत बड़ा एहसान किया है। जहाँ कई गांव वाले हमें ताना देते हैं और लोग हमें मनहूस मानते हैं, वहीं आपने हमारे बारे में सोचा। पता नहीं आपका किस मुंह से धन्यवाद करूं। अरे आरती, तुम दोनों मेरे भी बहन जैसे हो। बस उस दिन काम का चिंता था, इसीलिए कुछ कठोरता से बोल गया था। मुझे माफ कर देना उस दिन के लिए। और हाँ, धन्यवाद मुझे मत कहो, ठाकुर जी से कहो। दोनों बहनों ने ठाकुर को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और ठाकुर उन्हें मुस्कुरा के विदा लिए चला गया। तुम लोग अब अकेली नहीं हो, गांव तुम्हें अब अलग नजर से देखेगा। जब गांव वाले जानेंगे ना तुम लोग ठाकुर जी के वहां काम करते हो, तो देखना सब लोग कैसे तुम दोनों से प्यार से बात करेंगे। मीरा ने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया, क्योंकि वो जानती थी लोगों की नज़र नहीं, बस अपने बहन को सब खुशियां देना ही उसके लिए सबसे बड़ी बात है। कुछ दिनों बाद झोपड़ी के बाहर अब नई चाक, नई मिट्टी के ढेर, मीरा और आरती के लिए ऊन का रजाइयाँ। चूल्हे पर अब सिर्फ रोटी नहीं, कई तरह के गर्मा गर्म खाने की चीज़ें पक रही थी। गांव में बात फैल गई, मीरा और आरती अब ठाकुर के वहाँ काम मिल गई थी और दोनों के अब गरीबी के दिन खत्म हो गए थे। एक रात आरती चूल्हे के सामने बैठी अपनी दीदी के साथ बीते दिनों की बात कर रही थी। दीदी, अगर उस रात हम रुक जाते, अगर हमने ठंड से डरकर काम छोड़ दिया होता, तो आज ये सब कुछ नहीं होता। सर्दी बाहर की हो या किस्मत की, दोनों हिम्मत से ही पिघलती है बहन। हमारी उस दिन की मेहनत ने हमें इस संघर्ष भरी जीवन से बाहर निकाल दिया।
अब हमें कभी भी ठंड में किसी चीज की मुश्किल नहीं होगी। हाँ दीदी, अब गांव वाले भी हमको इज्जत देते हैं। वे लोग भी अब हमारी मेहनत को समझ गए हैं। हाँ बहन, अब हमें कोई ताना नहीं देंगे। अब हम सिर उठा के चलेंगे और साथ ही खूब मेहनत करेंगे और ठाकुर जी को अच्छे अच्छे मटके बना के देते रहेंगे। बिल्कुल दीदी, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। अब हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। झोपड़ी अब वहीं थी, पर दीवारों में नई मिट्टी लगी थी। छत पर नया फूस, घर के बाहर तुलसी का पौधा। हवा में अब गुर्बत की नहीं, इज्जत की खुशबू थी। दोनों बहनों ने अपने हाथों से अपनी किस्मत बना ली थी। अब दोनों हंसी खुशी बिना ठंड की फिक्र किए अपना जीवन बिता सकती थी।